हेलो गाइस, आपका आपके चैनल मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट की नेट की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे आज जो फर्स्ट इसका पेपर है आपका, जो कॉमन होता है सबका, तो उसकी भी तैयारी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज इसका पहला जो है आप लोगों का यूनिट है जो शिक्षण अभिक्षमता, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षण अभिक्षमता होती क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और एक एक करके आपको इसके बारे में जितने भी इसके यूनिट हैं कवर कराए जाएंगे। तो आज इसके बारे में जानते हैं कि शिक्षण अभिरुचि क्या है। अब शिक्षण अभिरुचि जो है, इसका अर्थ है कि शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला गुण, कौशल, उसकी स्किल जो है, रुचि जो है, एक शिक्षक जो है उसके अंदर कितना गुण है, स्किल है, अनुभव है उसको पढ़ाने का, उसके बारे में शिक्षण अभिरुचि इसको कही जाती है। तो अब आगे चल के इसको देखते हैं कि इसके बारे में डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षण जो प्रक्रिया है, शिक्षा प्रक्रिया है, ये एक तरह की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो दूसरे को ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण के कार्य को संपन्न करता है, उसको ज्ञान प्रदान करता है, उसको सूचनाएं हैं या उसको कोई कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करता है, ज्ञान देता है। और उस कार्य को संपन्न करने के लिए, पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, आपकी प्रोसेस है, अनेक प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करता है ताकि उस छात्र को समझ में आ जाए वो बात। और छात्रों के व्यवहार में आत्मीयता के साथ, यानी कि ये नहीं कि अनुशासन बहुत ज़्यादा अनुशासन में रख के बच्चों को, ये नहीं, बच्चों के साथ आत्मीयता के व्यवहार, अपनेपन के व्यवहार से, सहानुभूति के व्यवहार से वो जो उस चीज़ को या उस कॉन्सेप्ट को उसके अंदर डालता है या उसको सिखाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन उससे आता है। तो छात्रों के व्यवहार में आत्मीयता के साथ, यानी प्रेम के साथ, सहानुभूति के साथ, अपनेपन के साथ वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो देखते हैं कि शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त गुण का जीवन में प्रयोग करने की क्षमता ना हो। शिक्षण क्या है? शिक्षण, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं, आपकी जो दिनचर्या है, जीवन की शैली है, उसमें उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो शिक्षण किसी काम का नहीं है, उसको शिक्षण नहीं कहा जाएगा। तो शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान का, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको जीवन में उपयोग करने की क्षमता नहीं उत्पन्न होती, तब तक हम इसको शिक्षण नहीं कह सकते। और शिक्षण उसे कहते हैं जब उससे कुछ सीखा जाता है। अगर टीचर पढ़ा रहा है और आपने उसको नहीं लिया, आपने उसको नहीं सीखा, उसमें उसको आत्मसात आपने नहीं किया उस चीज़ को, तो वो शिक्षण नहीं कहलाएगा। जब दोनों तरफ से, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, आप उस बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, जो डाउट है उसको क्लियर कर रहे हैं, तो वो शिक्षण पूर्ण रूप से शिक्षण कहा जाएगा। अब जेम्स एम थाइन कहते हैं कि ऑल टीचिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ द लर्निंग। जितनी भी टीचिंग है, ऑल टीचिंग जो है वो लर्निंग, जो सीखने है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें धीरे धीरे उस प्रोसेस में प्रमोशन होता रहता है, वो आगे बढ़ती रहती है। तो ऑल टीचिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ द लर्निंग, कि जितनी भी टीचिंग की प्रक्रियाएं हैं वो सब क्या करती है, लर्निंग की प्रोसेस को प्रमोशन करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। अब शिक्षण, जो शिक्षा है आपका, ये शिक्षण है, ये त्रिध्रुवीय होता है, 3 पोल इसके होते हैं। कौन कौन से? एक उसमें कौन होता है शामिल? एक तो शिक्षक शामिल होता है, वो तो आप लोग जब ये पढ़ते हैं, तो जब आप लोग बचपन में पढ़ते थे या अभी भी आप कॉलेज में पढ़े हैं सब कुछ, तो वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ के जो वातावरण है, वो अपने माइंड में लाइए, वो विजुलाइज कीजिए कि एक टीचर है, वहाँ पे क्या होता है, एक टीचर होता है, आप होते हैं जो पढ़ रहा है, शिक्षार्थी होगा, और क्या होगा, एक पाठ्यक्रम जिस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। तो 3 पोल यानी कि त्रिध्रुवीय होती है, शिक्षक, शिक्षार्थी और आपका पाठ्यक्रम, 3 चीज़ें इसकी मेन होती हैं। अब आगे बताया गया है कि शिक्षा, जो शिक्षण है या शिक्षा है, इसकी 2 अवधारणाएं बताई गई हैं, एक व्यापक अर्थों में, एक संकुचित अर्थों में।
अब व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ में गाइस ये होता है कि जो बच्चा है आपका या स्टूडेंट है या हर व्यक्ति पूरी लाइफ अपने जीवन में सीखता रहता है। ये नहीं कि आपने कुछ दिन सीख लिया तो ये लाइफ भर, अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरी लाइफ ही हम लोगों का जो लर्निंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है। अपने जीवन में हम बहुत सारे अनुभवों को सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो इस तरीके से जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक वो सीखता ही रहता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम व्यापक अर्थों में ले सकते हैं कि शिक्षा जीवन भर आदमी लेता रहता है, अपने अनुभवों से शिक्षा लेता रहता है। कोई गलतियाँ करता है उससे सीखता है, कहीं से कोई कुछ आदमी को फेलियर हो गया उससे सीखता है। तो व्यक्ति सीखता रहता है, उसमें सुधार करता रहता है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया अगर व्यापक अर्थों में हम देखें तो पूरी लाइफ ही चलती रहती है। इसका कोई ये नहीं कि आज आपने सीखा और जब पूर्ण अवस्था होती तो नहीं सीखते, ऐसा नहीं। व्यापक अर्थ में आप पूरी लाइफ इसको सीखते रहते हैं। और इसका सेकंड जो है संकुचित अर्थों में, संकुचित अर्थों का मतलब ये है कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक समय ऐसा होता है कि आपकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। वहाँ पे बाकायदा पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होता है, आपका सिलेबस होता है और एक समय प्रक्रिया आपको दी जाती है, समय दिया जाता है कि इस समय पे आपको कॉलेज जाना है। मतलब एक तरह से व्यवस्थित कार्यक्रम होता है वहाँ का। तो ये संकुचित अर्थ है जो कि एक अवस्था में समाप्त होती है। इस शिक्षा की बात हो रही है। तो आई होप आप लोगों को दोनों अवधारणाएं समझ में आई होंगी। व्यापक हो गया कि पूरे जीवन आप लोग सीखते रहते हैं, अपने अनुभवों से सीखते रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं। और सेकंड पॉइंट है संकुचित अर्थों में, जो आप शिक्षा अपने पाठशाला में, अपने कॉलेज में सीखते हैं, जो कि एक समय पे बंद हो जाती है। आप लोग पढ़ चुके हैं तो वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब जो अगला पॉइंट है उसमें बताया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया है, इसके उद्देश्य क्या है, उनके बारे में जानते हैं। जो पहला पॉइंट है कि इसका उद्देश्य क्या है। अब अगर मैं आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ तो आप इस समय अपने जो आपका जो वातावरण जो स्कूल का है, कॉलेज का, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा ताकि आप लोगों को समझने में और इस चीज़ को उससे जोड़ने में बहुत मदद मिलेगी। और जब आप इस तरीके से जोड़िएगा तो जब आपके एग्ज़ाम में ये किसी तरह का क्वेश्चन उठ के आएगा तो आपको उसको सॉल्व करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए आप जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको उस चीज़ से जोड़ते जाइए जो आप लोगों ने आज तक पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा है, चाहे पाठशाला, कहीं पे भी जो पढ़ा है आपने स्कूलों में, उसको ध्यान रखिए कि वहाँ पे उद्देश्य क्या थे। जो शिक्षक था वो हमको अगर देता था तो किस उद्देश्य से हमको शिक्षा देता था, आखिर शिक्षण और हमारे लेने के उद्देश्य क्या थे शिक्षा के, तो वो आप इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे। पहला पॉइंट है इसका कि छात्रों के व्यक्तित्व में, क्षमताओं में, योग्यताओं और कुशलताओं का विकास करना। जो छात्र होता है जब वो छोटा होता है, स्कूल में आता है, तो वो क्या करने आता है, अपने नई चीज़ें सीखने आता है। जो उसका व्यक्तित्व जो एक तरह से आंतरिक है उसका विकास करने के लिए आता है। अपनी जो उसकी क्षमताएं हैं जो कि सुप्त अवस्था में है उनको विकसित करने के लिए आता है। उसकी योग्यताएं हैं जो कि पहले से उसमें हैं लेकिन टीचर के मार्गदर्शन में उसको डेवलप करने आता है। तो उसी को बताया गया है कि जो शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों के व्यक्तित्व को, उनकी क्षमताओं को और उनकी योग्यताओं और कुशलताओं का विकास करना, ये पहला इसका उद्देश्य हो गया। दूसरा देखते हैं कि छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे कि समाज राष्ट्र के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब जो छात्र है, जब छात्र शिक्षा लेता है तो उसका बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसका सोचने का जो दायरा है समाज के प्रति और अपने देश के प्रति वो बढ़ता है। आप एक अनपढ़ व्यक्ति को ले लीजिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ले लीजिए, दोनों की सोचने का तरीका है, जो उसका दायरा है वो निश्चित रूप से अलग अलग होगा। और जो पढ़ा लिखा है उसको राजनीति के बारे में भी पता होगा, जो दूसरे देशों में हो रहा है उसके बारे में पता होगा, समाज में जो हो रहा है उसके बारे, जो नए कानून बनते हैं, नई चीज़ें बनती हैं, उनके बारे में भी वो ज़रूर उसके अंदर ज्ञान होगा।
तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि छात्रों के स्वस्थ दृष्टिकोण का, यानी कि छात्र समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के कल्याण के बारे में जान सकें। और वो दृष्टिकोण उनका जो, जैसे हम लोगों का देश में है समानता का दृष्टिकोण है, लोकतंत्र में समाजवाद है आपका, और सबको हर, चाहे वो किसी भी लिंग भाषा के हों या किसी भी धर्म के हो, सबको हर चीज़ में अधिकार है, समानता का है। तो ये सब चीज़ें कैसे सीखता है बच्चा? ये सब चीज़ें शिक्षा से ही सीखता है। और समाज जो हम लोकतंत्र के तरफ से हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं, हमारे कर्तव्य हैं, वो सब हम एक शिक्षा के माध्यम से ही सीखते हैं। और एक अच्छा नागरिक, एक सभ्य नागरिक हम लोग जो बनते हैं वो भी शिक्षा से बनते हैं। बच्चे जो हैं आजकल के, वही तो भविष्य हैं, तो वो यहीं से तो निकल के जाते हैं। तो उसी के बारे में बात हुई है कि छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, और जिससे कि समाज, जो पूरे समाज और पूरे राष्ट्र और के कल्याण के लिए अपना समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर कर सकेगा, जब उसका दृष्टिकोण जो है वो स्वस्थ होगा। तो इसी तरीके की बात की गई है कि स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे कि वो समाज का और राष्ट्र के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब तीसरा पॉइंट है इसका कि शिक्षार्थियों के जीवन उपयोगी ज्ञान दिया जाए और छात्रों में आत्मविश्वास, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों और नेतृत्व की भावना का विकास हो। उनकी व्यावसायिक दक्षता जो है वे विकसित हो। उनको शिक्षा ऐसी दी जाए, जो शिक्षा दी जाती है वो उनके जीवन में उपयोग आती है। जब वो जीवन अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं तो वो उनके काम आती है, तो और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी जो नैतिकता है, उसके एथिक्स जो हैं, मॉरल्स, वैल्यूज़ पढ़ाई जाती हैं, मूल्यों और जो नेतृत्व करने की, लीडरशिप की जो क्षमता है, लीडरशिप की जो भावना है वो उसमें विकसित की जाती है। आप देखते हैं स्कूलों में बच्चे बहुत सारे रोल हैं, अब तो कॉलेज में जो लीडर्स चुने जाते हैं, एक तरह से अपने छात्र संघ के चुनाव भी लड़ते हैं, तो एक तरह से उनके अंदर ये जो भावना है लीडरशिप की वो डेवलप होती है। और व्यावसायिक दक्षता, अगर वो किसी उद्योग में जाना चाहते हैं तो वो भी क्षमता यहाँ पे विकसित की जाती है। 4 पॉइंट है कि छात्रों को एक सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए ये इनका उद्देश्य है कि एक छात्रों को एक सभ्य और जिम्मेदार, जो अपने देश के प्रति जिम्मेदार हों, ऐसे नागरिक बनाए जाए। अब उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं उसको जान लेते हैं। प्रकृति कहें या विशेषताएं कहें, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मनुष्य की प्रकृति क्या है, प्रकृति में विशेषता क्या है। तो वही बात यहाँ पे है कि उत्तम शिक्षण की प्रकृति कहिए या विशेषताएं कहिए, बात एक ही है। इसका पहला पॉइंट है कि अच्छे शिक्षण में छात्र क्रियाशील बने रहते हैं। शिक्षण वो है, अच्छा शिक्षण वो होता है जिसमें जब टीचर पढ़ा रहा हो तो छात्र उसको सुनता है, और कोई बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट उसको समझ नहीं आया तो वो टीचर से पूछता है, अपने डाउट क्लियर करता है। यानी कि दोनों में इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे की जो बात समझ नहीं आ रही वो पूछी जाती है। और ऐसा शिक्षण नहीं होना चाहिए कि छात्र केवल सुनते रहें, अपना टीचर आया, जो भी इसको बताना था बता के वो चला गया, और टीचरों को, बच्चों को समझ ही नहीं आया, तो वो शिक्षण नहीं कहा जाएगा। अच्छा शिक्षण वो है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्रियाशील रहें, एक्टिव रहें और अच्छी तरह से एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करें। सेकंड पॉइंट है कि उत्तम शिक्षा में छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित रहता है। जो अच्छा शिक्षण होता है, उत्तम शिक्षण, उसमें जो छात्र है उसके अंदर जिज्ञासा रहती है कि नई चीज़ सीखे, नई चीज़ स्वयं सीखने के लिए भी जिज्ञासा रहती है। जैसे टीचर ने एक बार बताया तो वो बच्चे के अंदर इतनी जिज्ञासा होती है कि दूसरी चीज़ को भी सीखे। तो एक तरह से जो स्वयं भी सीखने के अंदर, उसके अंदर प्रेरित होता रहता है। तीसरा पॉइंट है कि अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होता है। अब जब टीचर छात्रों को पढ़ाता है तो सबसे पहले टीचर का ये काम है कि वो देखे कि छात्र में पूर्व ज्ञान कितना है, छात्र ने पहले कितना सीख रखा है। पहले इस चीज़ का असेसमेंट कर ले कि उस छात्र ने आकलन कर ले कि उसने पहले कितना सीखा हुआ है, उसी के हिसाब से बच्चे को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अच्छा शिक्षण जो है वो छात्र के पूर्व ज्ञान जो है उसको भी देखा जाता है, पूर्व ज्ञान पे भी जैसा उसने पूर्व ज्ञान है उसके ऊपर आधारित होता है। अब इसका 4 पॉइंट है, अच्छा शिक्षण जो है वो जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है। अब जनतंत्रीय आदर्श क्या होते हैं? जैसे लोकतंत्र है,
वहाँ पे हर व्यक्ति को, जो लोकतंत्र का नागरिक है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है और अपने पॉइंट्स रखने का अधिकार है। तो उसी तरीके से एक ऐसा माहौल जो है शिक्षण में, वहाँ कक्षा के वातावरण में जो होता है, तो वहाँ पे भी जनतंत्र, लोकतांत्रिक तरीका जो है अपनाया जाता है। बच्चों को पूरा एक तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा अधिकार होता है। तो वही बात बताई कि जो आदर्श हैं लोकतंत्र के या जनतंत्र के, वो भी यहाँ पर उस पर ये शिक्षण आधारित होता है। अब 5th पॉइंट है आपका कि अच्छा शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। और यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जैसे बच्चे का अगर टेस्ट लिया जाता है तो उसके कोई प्रॉब्लम है, उसको जांचा जाता है कि इसमें बच्चे ने क्या क्या गलतियाँ करी, तो उसका निदान किया जाता है और जो पॉइंट उसको समझ नहीं आया है वो उसको समझाया जाता है कि लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और उसका उपचार किया जाता है, उसको समझाया जाता है। 6 पॉइंट है कि उत्तम शिक्षण में शिक्षक एक दार्शनिक होता है, निर्देशक होता है तथा मित्र के रूप में कर्तव्य निभाता है। यहाँ पे जो शिक्षक है वो एक, आप देखते हैं कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनको देख के बच्चा इतना भयभीत रहता है कि वो उनसे अपने जो डाउट्स हैं पूछ ही नहीं पाता, अपने पॉइंट रख ही नहीं पाता। तो जो शिक्षक है उसको एक मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए, सहानुभूति रख के, अपनापन रख के बच्चों के साथ बात करनी चाहिए ताकि वो बच्चे अपनी बातें बता सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें। तो शिक्षक एक जो है वो दार्शनिक है। दार्शनिक क्या है कि उसके, दार्शनिक जो होता है दूर की बातों का, जो भविष्य में होने वाली हैं उनकी चीज़ों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक तरह का वो दार्शनिक भी है। और निर्देशक, बच्चों को निर्देशित, आदेश नहीं देता है, आदेश में आपका भय आ जाता है, डर आ जाता है, निर्देश देता है और तथा मित्र के रूप में कर्तव्य अपना निभाता है। 7 पॉइंट है कि अच्छे शिक्षण में शिक्षक के व्यवहार में स्थात्व का स्पष्टता होती है, यानी कि उसका जो पढ़ाने का तरीका, उसमें ये नहीं कि कभी वो क्रोधित हो गया बहुत ज़्यादा, कभी वो उसने बोलना शांत हो गया। तो जो पढ़ाने में एक तरह से उसका जो पढ़ाने तरीका है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और जो लिखता है, जो पढ़ाता है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसमें स्थायीपन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि स्थायीपन होना चाहिए। अब शिक्षण जो है प्रक्रिया, वो शिक्षक को शिक्षण में प्रभावक तत्व भी होते हैं। कौन सी चीज़ें हैं, कौन से तत्व हैं जो उसमें प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो अगर शिक्षक का अनुभव ले लेते हैं, पहला पॉइंट है शिक्षक का अनुभव। अब अनुभव का मतलब ये है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो ये अनुभव जो है ये भी प्रभाव डालता है। अगर वो अनुभवी है, वो एक्सपीरियंस है, तो बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा देगा। और अभी वो नया नया आया है तो उसके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, वह स्वयं ही धीरे धीरे सीख रहा है। तो शिक्षण का जो अनुभव है ये भी शिक्षण को प्रभावित करता है। अब 2nd पॉइंट है शिक्षक का कौशल। कौशल या पे स्किल हो गया कि वो किन किन तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाता है। उसको तरीके ही नहीं मालूम है, विधियां ही नहीं शिक्षण की मालूम है, तो छात्रों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्रों को समझ नहीं आएगा। तो जो उसका कौशल है, जो स्किल है, उसका पढ़ाने की जो विधियां अपनाता है, वो भी बच्चों को प्रभावित करती हैं, शिक्षण को प्रभावित करती हैं। उसी को बताया गया है कि शिक्षक का जो कौशल है वो भी प्रभावक तत्व है। तीसरा है आपका कक्षा का माहौल। जो कक्षा का माहौल है वो कैसा है, शांत है कि सहानुभूति वाला है, कि अनुशासन में बहुत अनुशासन है, डर का माहौल है, भय का माहौल है, किस तरीके का माहौल है, ये भी जो चीज़ है वो शिक्षण को प्रभावित करती है। 4 पॉइंट है कि शिक्षक की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जो शिक्षक है वो कितना पढ़ा है, क्या उसने टीचर्स ट्रेनिंग की हुई है, क्या उसने जितनी टीचर के लिए जो भी बताई गई है वो सब उसने उतना शिक्षा ली हुई है उसने। और तो ये सब चीज़ें रहती कि वो ये तो नहीं कि वो 10वीं पास है या 12वीं पास है, उसने प्रॉपर शिक्षा ली हुई है। या जितने भी इसमें आपको बताया गया है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए बीएड ज़रूरी है, टीटी या आपका सीटेट, ये सब ज़रूरी, क्या उसने लिया हुआ है, क्या उसने नेट किया हुआ है।
तो जो एक बेसिक बताई जाती है, तो वो उस तरीके से क्या उसने उस चीज़ को फॉलो किया है, पास किया हुआ है, तो उसका शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई का जो पृष्ठभूमि है वो भी प्रभाव डालता है। अगर वो खुद ही ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है तो छात्रों को ज्ञान वो क्या दे सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कि आर्थिक और सामाजिक कारक क्या है। अब आर्थिक कारक यह है कि अगर टीचर को बाकायदा अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो उसके घर की सिचुएशन नहीं ठीक होगी, और वो अगर घर में मान लीजिए आर्थिक व्यवस्था उसकी ठीक नहीं है तो कहीं न कहीं उसके माइंड में ये बात रहती है, और वो जो उसके कर्तव्य है, पढ़ाने के कर्तव्य हैं, जो शिक्षा देने के कर्तव्य हैं, उससे वो मुख मोड़ने लगता है। वो सोचता है कि अगर मेरी इसकी बेसिक ज़रूरतें मेरी पूरी नहीं हो रही हैं, मेरी जो आर्थिक ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो कहीं न कहीं पूरा जो ध्यान है शिक्षण में नहीं दे पाता है, तो आर्थिक रूप से वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं उसको शिक्षण कार्य को प्रभावित करती हैं। और सामाजिक कारक जो आसपास के जो उसके सामाजिक कारक हैं, या घर में ही अगर मान लीजिए शिक्षक लड़के आया है घर से, तो निश्चित उसका प्रभाव आप क्लास में भी देखते हैं कि शिक्षक उस दिन ठीक से नहीं पढ़ाएगा, और बच्चों को अगर छोटी सी गलती करे तो उनको डांटेगा, फटकारेगा। तो ये जो सामाजिक कारक है कि वो समाज में कैसा उसको रिस्पॉन्स है, पहले के देखते कि समाज में टीचरों को बहुत अच्छे नज़रिए से बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो ये जो सामाजिक कारक हैं ये भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है कि शैक्षिक वातावरण, जो आपके स्कूल का पूरा वातावरण है, और वहाँ पे मतलब जो प्रिंसिपल हैं या जो और टीचर्स हैं, वहाँ की जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं, और जो वहाँ का माहौल है, ये सब जो है ये भी शैक्षिक आपके शिक्षण को प्रभावित करता है। अब सिक्स पॉइंट है कि शिक्षण संस्थाओं की प्रशासनिक नीति, जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो समय समय पर कभी कभी कोई नीतियां लागू कर देती हैं, या सरकार की तरफ से उनके पास कोई नीतियां आ जाती हैं कि जाइए जनगणना का काम टीचरों को सौंप दीजिए, या आपका आ गया कि और भी कार्य, बहुत से कार्य आ जाते हैं। तो ये सब जो कार्य हैं वो टीचरों के जो उनका कर्तव्य है पढ़ाने का, उसमें प्रभावित करते हैं, उनके शिक्षण कार्य को रोकते हैं। वो लोग फिर वहाँ ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाते, इन सब नीतियों में लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जो शिक्षण संस्थाओं की जो प्रशासनिक नीतियाँ, बहुत सारी नीतियाँ बन जाती हैं, ये सब भी शिक्षण कार्य को या शिक्षक को प्रभावित करती हैं। अब शिक्षण के स्तर को देखते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग, जब हम बच्चे को शिक्षा देते हैं, छात्र को पढ़ाते हैं, तो उसका लेवल क्या होता है, किस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप छोटे बच्चों को देखते हैं तो टीचर उनको ज़्यादातर रटाते हैं, कहीं टेबल रटाए जा रहे हैं, कहीं आपको नाउन है, अगर नाउन पढ़ाया जा रहा है, संज्ञा पढ़ाई है तो उसको भी रटाया जा रहा है। तो जो रटने की प्रणाली है इसको मेमोरी लेवल कहते हैं, स्मृति स्तर कहते हैं इसको। पहला जो स्तर है इनका वो है स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल। तो इसका जो विकास किया था, इस लेवल का जो विकास किया था, इस स्तर का जिसने विकास किया था वो है, उनका नाम है हर्बर्ट ने किया था। इसका विकास हर्बर्ट, इसको ये मैंने आपको हाईलाइट किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो मेमोरी लेवल है आपका, उसका जो विकास किया था वो हर्बर्ट ने किया था। अब इसको हम समझ लेते हैं ये है क्या चीज़। देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण में ये होता है, उसमें छात्रों के अंदर बिल्कुल विचारहीनता पाई जाती है। छात्र उसमें कुछ अपना माइंड नहीं लगाता, कुछ अपने आइडियाज़, उसके अपनी बातें नहीं होती। जितना छात्र ने उसको रटा दिया या टेबल रटा दिया तो उसमें वो अपना माइंड कहाँ लगा रहा है, अपनी बातें कहाँ रख रहा है, या उसके कोई कॉन्सेप्ट रटा दिया तो वो अपना माइंड उसमें लगाता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो विचारहीनता की स्थिति पाई जाती है। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता की बातें या विचारहीनता पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस स्तर पे ऐसी अधिगम परिस्थितियाँ विकसित की जाती हैं, ऐसी सीखने की परिस्थितियाँ विकसित की जाती हैं जिसमें छात्र जो है वो पाठ्य वस्तु को बहुत सरलता से रट लेता है, कंठस्थ कर लेता है। और इस स्तर पे
प्रत्यस्मरण, रिकॉल की स्थिति, रोट की स्थिति या क्रैमिंग कहते हैं, रटने की स्थिति, क्रैमिंग जो कही जाती है कि क्रिया पर जोर दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों को ये नहीं सिखाया था कि बच्चा उस बात को समझे, केवल उस पर रटाने पे ही उसको जोर दिया जाता है। और जब उसे सुना जाए तो वो रटा रटाया जो उसने रटा हुआ है, रटू तोता है, वो तुरंत उसको सुना दे। तो यहाँ पे स्मृति स्तर पे और ये जो आपका है मेमोरी स्तर पे आपका यही किया जाता है कि बच्चों को केवल रटाने पे ही ध्यान दिया जाता है, उसी पे जोर दिया जाता है। और इसमें बच्चे की जो विचारहीनता है ये इसमें पाई जाती है। खाली इसमें जो आपका क्रैमिंग है, रिकॉल है, इसी पे और रोट सिस्टम पे ही ध्यान दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये परिभाषा तो वहाँ पे पूछी नहीं जाएगी आप लोगों से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि कोई तथ्य दे दिए गए, अब बताएंगे, ये बताइए कि ये बोध स्तर से संबंधित है कि आपका स्मृति स्तर से संबंधित है कि चिंतन स्तर से संबंधित है, इस तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन उसकी भूमिका आप कहाँ से बनाएंगे, जब ये परिभाषा अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने बताया है, ये आपको मैंने बता दिया स्मृति स्तर का, कि इसमें किस पे बल दिया जाता है, विचारहीनता पाई जाती है और ऐसी अधिगम की परिस्थितियाँ होती हैं कि केवल छात्र जो केवल रट लेता है और फिर बाद में उसको जो पूछा जाता है कि सुनाइए तो फटाफट वो जो रटा होता है वो सुना देता है। तो इसमें जो रटने की प्रक्रिया पे ध्यान दिया जाता है। अब सेकंड है आपका बोध स्तर। जैसे नाम से ही समझ में आपको आ रहा है, बोध, बोध मीन्स समझ, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल का बात करते हैं इसमें, कि बच्चा जो है इसमें समझने की प्रक्रिया है कि उसको रटा के नहीं छोड़ा जाता, उसको समझाया जाता है, बच्चा उसको समझता है वो चीज़ है क्या। तो इस मॉडल का विकास जो था वो मॉरिसन ने किया था। ये आप ध्यान रखिएगा कि बौद्ध स्तर का किसने विकास किया या स्मृति स्तर का किसने विकास किया या चिंतन स्तर का किसने विकास किया, ये आपको ध्यान रखना है। और बौद्ध स्तर पर शिक्षक जो है वो छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक जो सूझबूझ है वो उत्पन्न हो, ताकि वो बच्चा उस बात को समझे कि वो बात की खाली रटाने पे नहीं ध्यान दिया जाएगा, वो बच्चा उस कॉन्सेप्ट उसको समझाया जाए, संज्ञा समझाई जा रही है तो उसको उदाहरण दिए जाएंगे, उसको चीज़ें दिखाई जाएंगी कि जैसे कहा कि किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं तो उसको व्यक्ति दिखाएंगे, चाहे फोटो में दिखाएं चाहे सामने दिखाएं कि ये व्यक्ति है, इसको संज्ञा कहते हैं, इस व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई चीज़ दिखाई जाएगी, इस चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर जो समझने की जो स्तर है, समझने का स्तर है वो बढ़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, उस लेवल पे काम किया जाता है, बोध स्तर पे काम किया जाता है। तो इस प्रकार के शिक्षण में छात्र जो है और शिक्षक दोनों ही काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अब इसमें ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, ये जो आपका सेकंड स्टेप है ऊपर की तरफ, कि बच्चा उसे रोट लर्निंग कर ली, उसके बाद उसको बच्चे को कोई है कंसेप्ट कोई भी है तो सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो इसमें अगर बच्चे को इसमें सक्रिय दोनों एक्टिव रहते हैं, आपका टीचर भी एक्टिव है और छात्र भी एक्टिव है। अगर उसको समझाया जाए तो बच्चा पूछेगा कि मैडम, दोबारा उसको पूछ सकता है अगर समझ नहीं आया कि संज्ञा क्या है मैडम, और फिर पूछ सकता है कि मैडम इसको क्या कहेंगे, जैसे इसके नाम को। तो वो अपनी जो डाउट है अगर उसके अंदर तो उसको क्लियर कर सकता है, क्यों, और अपनी समझ को जो विकसित कर सकता है, अपनी सूझबूझ को बढ़ाता है, अपने तर्क को बढ़ाता है। तो यहाँ पे बात उसको समझ में आ गई है, कहने का तात्पर्य वहाँ समझ नहीं आई थी इसको और यहाँ पे बात समझ में आ गई है, जो उसको समझाया जा रहा है वो पूरी तरह से समझ में आ गया है। चलिए, अब इसको ये भी कहा जाता है मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट। इस स्तर को मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट में वो मास्टर हो जाता है। अब मास्टर होने के बाद क्या करेगा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ में मास्टरी कर लेता है तब उसको अप्लाई करने लगता है। अब जब आप लोग नेट की परीक्षा दे रहे हैं, नेट में और आप लोगों ने ट्रेनिंग्स की हैं, बीएड भी बहुत बच्चों ने किया होगा, तो आप लोग एक तरह से मास्टर हो गए हैं। तो अब जब पढ़ाएंगे आप लोग तो उसको अप्लाई करेंगे, तो वही मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इस स्तर को कहते हैं मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट। अब थर्ड आपका है कि चिंतन स्तर। चिंतन स्तर क्या होता है, इसको रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहते हैं, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसको रिफ्लेक्ट होगा, वो आप उसको अप्लाई करेंगे, उसको देखेंगे, दिखाएंगे,
तो चिंतन स्तर, यहाँ पे चिंतन होता है, यानी इसको जो बच्चा समझ गया है, अब तो मास्टर हो गया है, उसको अप्लाई करेगा। अपनी समस्याएं जो जीवन की उसके आ रही हैं, या स्कूल में समस्या, कहीं पे भी समस्याएं हैं, उन चीज़ों को अप्लाई करके उसको सॉल्व करेगा यहाँ पे। और जो अपने माइंड में जो उसने चीज़ को समझी हुई है, उससे नई नई रचनाएं करेगा, नई चीज़ों का सृजन करेगा। यहाँ पे इस बात की बात हुई है। और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो मॉडल है, इसका विकास हंट ने किया था। किसने किया था? हंट ने किया था। और ये शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर है। पहला आपको बताया, कौन सा बताया? स्मृति, यानी कि मेमोरी स्तर पे आपका रट्टू तोता होना जो कि था। सेकंड आपका हो गया बोध स्तर पे, यानी कि आप मास्टर हो गए, उसमें सीख गए, समझ में आ गया। और इसमें दोनों सक्रिय रहेंगे, टीचर भी और बच्चा भी, दोनों सक्रिय रहेंगे, इसको सीख लेंगे, समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, ओके हो गया कि हाँ भाई टीचर को कहा, हाँ सर समझ में आ गया। अब तीसरे पे आए हैं हम लोग कि ये सबसे सर्वोच्चम, सबसे ऊंची सीढ़ी है। पहली सीढ़ी आपकी मेमोरी लेवल, सेकंड है बोध स्तर यानी कि आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। तीसरा आपका हो गया ये चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, ये उच्च स्तर है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है ये। तो पूर्णतः विचारवान, इसमें जो बच्चा होता है, छात्र होता है, वो बहुत विचारवान होता है। उसको थॉटफुल कहा गया है कि वो अपने विचार रखता है, अपनी जो उसके पास आइडियाज, उसके नई चीज़ें भी उससे सीखता है, नई चीज़ों का सृजन करता है। तो इस स्तर पे शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, और ताकि छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। और इस स्तर पर स्मृति लेवल, बोध लेवल और इस शिक्षण जो निहित होता है, इसमें तीन जो आपके पहले के पढ़ाए हैं वो दोनों भी इसमें समाहित होते हैं। उन दोनों के बिना तो ये नहीं हो सकता। तो वो जो है पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, तीनों दोनों भी इसमें शामिल रहते हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि बच्चे का इसमें जो थॉटफुल हो जाता है, विचारवान हो जाता है, कोई उसको अगर सिखा दिया, किसी कंसेप्ट में मास्टर हो गया है, तो अपनी चिंतन से और तर्क से, कल्पना से वो नई चीज़ सीख सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी लिखना है, कोई समस्या उसके जीवन में आ गई, या स्कूल में या जीवन में, उसका वो सॉल्व कर सकता है अपने चिंतन से, अपने थॉट प्रोसेस से, उस कॉन्सेप्ट से उसको जोड़ के जो है वो उसकी समस्या को हल कर सकता है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और इस स्तर पे स्मृति स्तर, बोध स्तर का शिक्षण निहित होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको पहले तो गाय है, गाय का या आपको संख्या के बारे में बताया कि रटा दिया, पहले तो उसको रटा दिया, और उसके बाद उसको दिखाया कि हाँ ये जैसे गाय के बारे में बता रहे हैं, तो गाय को पहले आपको दिखाया कि हाँ देखिए जो जो बताया गया था, इसके 4 पैर हैं और पूँछ है, ये सब बता दिया गया। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि भाई हाँ ये गाय है। अब तीसरे स्तर पे उसको बताया गया कि अब गाय का एस्से लिखिए, गाय का निबंध लिखिए। तो आपने जब उसको देखा, पूरा समझ लिया कि हाँ ये गाय है ये, और जब गाय को देखा तो आपको ये भी याद आ गया, हाँ हम लोग दूध हमारे घर में आता है, हम लोग दूध इसी से पीते हैं, इसी से कितनी सारी चीज़ें हमारे घर में बनती हैं। तो आप उसको जोड़ लेंगे तुरंत, और जो निबंध है उसको, उस चीज़ को, निबंध को आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। यानी कि आज का सोचने का जो है वो एक तरह से दायरा बढ़ गया, आपका चिंतन, जो कल्पना है वो चीज़ बढ़ गई। कभी कभी बच्चों को एक शब्द दे दिया जाता है, उस शब्द को पहले वो जानते हैं, अगर समझते हैं तभी तो उसके बारे में स्टोरी बना सकते हैं। अगर आपको जब बड़े बच्चों को एक टॉपिक दे दिया गया, आप कहा इस पर कहानी लिख के लाइए, तो वो जो रटने वाला बच्चा है वो तो नहीं इस पर कहानी लिख सकता। अगर वो चिंतन कर सकता है, उसको थॉटफुल है या विचारवान है, तभी तो उस पर कहानी लिखेगा, स्टोरी बनाएगा, क्योंकि उसकी कल्पना की शक्ति बढ़ गई है, तर्क की, चिंतन की जो दायरा है वो बढ़ गया है, तभी उसको लिख सकता है। तो उसी के बारे में इसमें बताया है। तीसरा स्तर या सबसे ऊंच स्तर आपका है चिंतन स्तर, जिसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल भी बोलते हैं, और इसका विकास किसने किया? हंट ने। तो चिंतन स्तर
समस्या केंद्रित होता है, इसमें समस्या का बच्चा हल कर सकता है। ये एक उत्पादक स्थिति है, इसमें नई चीज़ें उत्पादन होती हैं, नई चीज़ें निकल के आती हैं, नई चीज़ों का सृजन होता है और जिसमें कि निर्माण और खोज, नई खोजें होती हैं, शोध होता है। अब और सृजन को जन्म देता है। जो चिंतन आपका है, जो आपका सर्वोत्तम सोचने का दायरा है, वो आप नई नई चीज़ों का निर्माण होता है, खोज होता है, शोध होता है और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है। अब आप लोगों ने जितनी भी खोज हुई हैं, जितनी भी शोध हुए हैं, वो उसमें बहुत किसी चीज़ को समझा गया है, फिर उसको अच्छी तरह से उस पर चिंतन किया गया है, फिर उससे नई चीज़ें, उसको कई चीज़ों में अप्लाई किया गया है। फिर अब आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन थे जिन्होंने कि बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने जब उसमें चिंतन किया उस चीज़ को और कई जगह अप्लाई किया, तो उनको एक बार में तो सफलता नहीं मिली, बार बार अप्लाई किया तो इस चिंतन से या इस तरीके से वो नहीं सफल हुआ, दूसरे तरीके से कई बार उन्होंने जब उसको किया तो नई चीज़ निकल के आई, उनके चिंतन से, उनकी सोच से, उनके तरीक़ों से नई चीज़ का इन्वेंशन हुआ और पूरा वर्ल्ड जो है, संसार रोशनी से जगमगा उठा। तो ये जो चिंतन हमारा है, ये चिंतन नई चीज़ों का सृजन करता है, नई खोजें निकल के आती हैं। तो बच्चों ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए, क्योंकि आप लोग के बताने से ही हम लोग उसमें और सुधार करेंगे और आपको और ज़्यादा अच्छा ज्ञान और सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नेट की, JRF की तैयारी कर रहे हैं, उन पर भी शेयर कीजिए। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के लिए जो भी कैटेगरी बताए